नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने एक दो दिन पहले एक खबर सुनी होगी कि जो रिलायंस कैपिटल है, अब ध्यान रखिएगा, रिलायंस कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं, ये मुकेश अंबानी की कंपनी नहीं है, ये अनिल अंबानी की जो कंपनी है उसकी हम बात कर रहे हैं। रिलायंस कैपिटल को सुपरसीड किया है आरबीआई ने। उसका जो बोर्ड होता है, मतलब कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उस पर्टिकुलर बोर्ड को ही यहां पर सुपरसीड कर दिया है, मतलब कि आरबीआई ने जो रिलायंस कैपिटल का खुद का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसको हटाकर अपने पर्सन को यहां पर बैठा दिया। ये आप देख सकते हो, आरबीआई सुपरसीड्स बोर्ड ऑफ डिफॉल्ट हिट रिलायंस कैपिटल। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है, आखिरकार क्या कारण था जिसकी वजह से आरबीआई को यह कदम लेना पड़ गया। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर study.iq.com विजिट करिए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसकी हम शुरुआत करें, सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं रिलायंस कैपिटल के बारे में। ध्यान रखिएगा, रिलायंस कैपिटल की जो पेरेंट कंपनी है, मतलब कि जो मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है रिलायंस एडीए ग्रुप। दैट इज रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी जो ग्रुप है, रिलायंस एडीए ग्रुप, उसकी सब्सिडरी है आपका रिलायंस कैपिटल। अब रिलायंस कैपिटल के अंदर आप देखोगे तो उसके भी कई सारे सब्सिडीज हैं, जैसे कि रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, कमर्शियल हो गया, फाइनेंस हो गया। तो बेसिकली मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं रिलायंस कैपिटल के बारे में, क्योंकि आपको समझना है कि रिलायंस कैपिटल एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसको हम कहते हैं एनबीएफसी। और क्योंकि ये एनबीएफसी है इसीलिए ये इसका जो रेगुलेटर है वो होता है आरबीआई। तो आई होप कि ये चीज आप समझ रहे होगे कि आरबीआई किसी कंपनी के अंदर क्यों इंटरवीन कर रही है। तो ये कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, जैसे कि कंपनीज एक्ट के अंदर कोई ये जैसे एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो जितने भी फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं उसके नॉन बैंकिंग होते हैं, बैंकिंग होते हैं, वो सब कुछ आपको कौन रेगुलेट करता है? ये करता है आरबीआई। तो अब आप यहां पर देखिए क्या हुआ है, मंडे की ही बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया और ये कहा कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, जो रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी की ग्रुप की कंपनी जो है, उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको वो सुपरसीड कर रही है। मतलब कि आरबीआई अपने अंडर में उस कंपनी को ले रही है, आप एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं। क्यों ले रही है? बिकॉज रिलायंस कैपिटल ने बहुत सारे डिफॉल्ट किए, मतलब उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस था कि जो भी उन्होंने कर्ज लिया था उसके ऊपर पेमेंट करना था, इंटरेस्ट पेमेंट करना था, प्रिंसिपल अमाउंट देना था, वो सारी चीजें वो नहीं कर पा रही थी काफी लंबे समय से। इसके अलावा कई सारे इश्यूज आ रहे थे, जैसे गवर्नेंस का कंसर्न हो गया, उन सब चीजों को इफेक्टिवली एड्रेस नहीं कर पा रही थी, इसीलिए आरबीआई को यहां पर इंटरवीन करना पड़ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहता हूं। देखो, कई लोगों को शायद पता नहीं होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। ये होता क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? कुछ ऐसा आप देख सकते हो, सपोज कोई कंपनी है, उसको चलाना है, वो कैसे चलाया जाएगा? एक अक्सर आप सुनते होंगे सीईओ के बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो सीईओ होता है, ये आपको समझना है, ये डे टू डे वर्क देखता है, मतलब कि कंपनी का जो भी डे टू डे वर्क होता है वो सीईओ के द्वारा देखा जाता है, हर एक चीज देखा जाता है। लेकिन आखिरकार वो वर्क क्या करेगा, सीईओ क्या करेगा, वो डिसीजन बेसिकली लिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। यहां पर कई सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं यहां पर, जो कि डिसीजन लेते हैं कि कंपनी इस दिशा में जाएगी, तो उस दिशा में ले जाने के लिए यहां पर सीईओ जो है वो काम करता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब आप खुद सोचो यहां पर मेन जो लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर वो कौन लोग होंगे? जाहिर सी बात है कि इस कंपनी के अंदर जिस पर्सन का हिस्सा होगा वही तो होगा बोर्ड ऑफ। अब सपोज मान के चलो आपकी कोई कंपनी है एबीसी, ठीक है, उसके अंदर आपके पास 40% हिस्सा है उस कंपनी का, तो या तो आप खुद डायरेक्टर बन जाओ, आप खुद उसके अंदर मीटिंग के अंदर शामिल हो, ये हो, या फिर आप अपने किसी पर्सन को, अपने खुद के किसी पर्सन को यहां पर अपॉइंट कर सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है, आप बोर्ड के अंदर नहीं आ सकते, मीटिंग में नहीं आ सकते, आप अपने किसी पर्सन को अपॉइंट भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है, किसी कंपनी के अंदर जिसके पास जो हिस्सा है शेयर के हिसाब से यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। वो एक प्रकार से आप कह सकते हो शेयर जो होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, उसको रिप्रेजेंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और साथ ही साथ ब्रेन ऑफ द कंपनी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिया जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल बिग डिसीजन मेकिंग पॉलिसी चेंजेस। और यहां पर क्या होता है, समय समय पर मीटिंग होती है जिसको अक्सर आप बोर्ड मीटिंग्स के बारे में सुनते होंगे। अब क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जो कानून है, जो कंपनीज एक्ट है, उसके अंदर सेक्शन 149 है, उसमें यह कहा जाता है कि किसी भी पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होना चाहिए। पब्लिक कंपनी मतलब वो शेयर मार्केट पर लिस्टेड है, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ। पब्लिक कंपनी का और प्राइवेट कंपनी का यहां पर हम अर्थ ये नहीं कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी, नहीं। पब्लिक कंपनी का मतलब ये हुआ कि वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, मतलब कि अभी वो शेयर मार्केट पर लिस्टेड नहीं है, तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। इसके अलावा जो 1 पर्सन कंपनी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हम कहते हैं, उसमें तो एक ही पर्सन है तो वो खुद डायरेक्टर बन सकता है, राइट। तो इस तरह से हमारा कानून कहता है। इसके अलावा यहां पर
किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 लोग ही डायरेक्टर हो सकते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, इसमें मैक्सिमम 15 लोग हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कंपनी को लगता है कि एक ज्यादा डायरेक्टर्स की आवश्यकता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन वो निकाल सकते हैं और ज्यादा डायरेक्टर्स को भी रख सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सपोज आप खुद हो गए, आपको ना आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है कंपनी को चलाने का, किस दिशा में जाना चाहिए, तो आपको ना बहुत सारी कंपनीज अप्रोच करती हैं कि आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ जाइए। तो एक सिंगल पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में ही यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर शामिल हो सकता है। इसके अलावा हर एक कंपनी के अंदर एटलीस्ट 1 वुमेन जो है वो डायरेक्टर होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज याद रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मतलब ये होता है कि उसका कंपनी के साथ कोई लेने देना नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस लगे रहें, क्योंकि सपोज पब्लिक भी पैसा अपने निवेश करती है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जिनका ऐसा कोई हिस्सा नहीं है कंपनी के अंदर, लेकिन वो जस्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर आते हैं, शामिल होते हैं, ताकि वो देख सकें, चेक एंड बैलेंस रख सकें कि उस कंपनी के अंदर कोई घोटाला नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये होता है पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई होप कि अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि वही एक तरह से कंपनी को चलाते हैं। तो यहां पर आरबीआई ने क्या किया है कि उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी तरह से हटाकर अपने किसी पर्सन को यहां पर बैठा दिया है ताकि उस कंपनी को चलाया जा सके, मतलब एक एंड नतीजे तक लाया जा सके। क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा रेजोल्यूशन वगैरह की बात हो रही है, तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आएगा कि ऐसा आरबीआई ने क्यों किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो एनबीएफसीज हैं, अगर आप देखोगे हमारे देश में ऑलरेडी एनबीएफसी क्राइसिस देखने को मिल रहा होगा। इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो आप देख लेना, एनबीएफसी क्राइसिस टाइप करना और उसमें आईएलएफएस का वो सब कुछ मैंने समझाया है। तो यहां पर आपको याद होगा 2018 में आईएलएफएस एक क्राइसिस हुआ था, आईएलएफएस एनबीएफसी क्राइसिस हुआ, काफी बड़ा, सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है हमारे देश के अंदर, राइट। तो इसके क्राइसिस की वजह से एक बहुत बड़ा क्रेडिट स्क्वीज हो गया था, मतलब एक क्राइसिस आ गया था जिसकी वजह से पैसा लोगों के पास आ नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी। और 4 अक्टूबर को इसी साल क्या हुआ था, रिलायंस कैपिटल ने अर्ज किया था आरबीआई को, सॉरी रिलायंस कैपिटल ने नहीं, मतलब कि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, मतलब कि जिनको रिलायंस कैपिटल से पैसा आना है, वो लोग परेशान हो रहे थे काफी लंबे समय थे कि उनके पास पैसा आ नहीं रहा है, रिलायंस कैपिटल उनको पैसा पे नहीं कर रही है। तो उन लोगों ने यहां पर आरबीआई से दरख्वास्त की कि देखो आप कुछ करो, यहां पर आप उस कंपनी को टेक ओवर करो, जो भी करना है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यहां पर सुपरसीड करो और हमारा जो पैसा है उसको लौटाने की कोशिश करिए। तो ये जितने भी चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम है, उसको फाइनली देखकर आरबीआई ने ये कदम ले लिया। और आप देख सकते हो यहां पर अभी बताया जा रहा है कि 21,700 करोड़ का जो डेट होता है एक प्रकार से, वो रिलायंस कैपिटल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने कई सारे डिफॉल्ट भी किए हैं, मतलब अभी रिसेंटली इनको कुछ पेमेंट वगैरह करना था, 500 से ज्यादा दिन हो चुका है, अभी तक इन्होंने अपने बॉन्ड होल्डर्स को पैसा नहीं चुकाया है। तो जाहिर सी बात है लोग परेशान होंगे ना, उन्होंने अपना पैसा दिया हुआ है रिलायंस को और वो पैसा नहीं आ पा रहा है। रिसेंटली यहां पर रेवेन्यू का करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस इनको देखने को मिला, वापस से लगातार लॉस हो रहा है यहां पर, मतलब एक प्रकार से कंपनी चल नहीं पा रही है, इसीलिए आरबीआई ने अपना यहां पर यह कदम ले लिया। अब इसमें आरबीआई कर क्या रही है, आरबीआई ने एक एक्ट है आरबीआई एक्ट सेक्शन 45, उसके तहत यहां पर अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र नागेश्वर राव वाई, उनको यहां पर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बैठा दिया, मतलब कि ये अब देखेंगे रिलायंस कैपिटल को कैसे चलाना है, किस दिशा में ले जाना है, वो नागेश्वर राव के द्वारा देखा जाएगा। और बहुत ही जल्द यहां पर आरबीआई का यह भी कहना था हम इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रूल्स, मतलब कि एक प्रकार से इस कंपनी को बेचा जाए, कोई टेक ओवर कर ले, कुछ कर ले एक प्रकार से, ठीक है। तो रिलायंस कैपिटल आप एक प्रकार से कह सकते हैं या तो कोई टेक ओवर करेगा या तो कंपनी ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रूल्स 2019 के अकॉर्डिंगली यहां पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा भी जस्ट कल ही खबर आई थी, मैं जब इसके ऊपर वीडियो बना रहा था, कि आरबीआई ने एक कमिटी भी बना दी है जो कि एडवाइजरी कमिटी होगी। एडवाइजरी कमिटी मतलब एक प्रकार से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, इसमें कई सारे डायरेक्टर, तो 3 लोगों को अपॉइंट कर दिया है। अब ये लोग क्या करेंगे, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था नागेश्वर राव, उनको यहां पर सलाह देंगे कि कंपनी को आप इस तरह से चला सकते हो, ये कर सकते हो, इस सलाह देंगे आप एक प्रकार से कह सकते हैं। और ये 3 लोग कौन से हैं आप यहां पर चाहो तो नाम देख सकते हो। अब ये सारी चीजें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब कुछ तो हमने समझ लिया। सिग्निफिकेंस देखो यहां पर यही है कि ये तीसरी कंपनी ऐसी है, तीसरी एनबीएफसी अभी रिसेंटली, अगर आप देखोगे आपको याद होगा डीएचएफएल आपने सुना होगा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, डीएचएफएल। तो इसको अभी रिसेंटली आरबीआई ने टेक ओवर किया था, सुपरसीड किया था। इसके अलावा श्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड किया था। मतलब कि यहां पर आपको एक चीज समझना है कि आरबीआई को जहां पर भी लगता है कि वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आरबीआई यहां पर कदम ले सकती है। लेकिन एनबीएफसी के केस में
और इसी की वजह से एक और इंपॉर्टेंट यहां पर आपको समझना है, एक बात और समझना है कि कल ही मैंने वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि यहां पर जो रिकमेंडेशन दिया गया था आरबीआई को कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनको बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया जाए, लेकिन आरबीआई ने उसको मना कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप खुद सोच के देखो, अगर रिलायंस कैपिटल अपना खुद का बैंक ओन करता तो वो और ज्यादा कितना सारा पैसा ले सकता था उस बैंक से और अपने बिजनेस में निवेश कर सकता था। ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती थी। तो जो भी कुछ इस समय ये हुआ है, ये वापस से दिखाता है कि बड़े बिजनेस हाउसेस को बैंकिंग का लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए था। और रिलायंस का भी क्या कहना है, देखो रिलायंस अब क्या कहेगी। रिलायंस कैपिटल का ये कहना है कि ठीक है, हम जो भी कुछ हुआ है हम स्वागत करते हैं, आरबीआई ने जो भी कदम लिया है हम उसकी मदद करेंगे और आईबीसी के तहत जो भी होगा वो हम उसका स्वागत करेंगे। और कोई भी कंपनी यही बयान देगी और यही चीज़ यहाँ पर अनिल अंबानी की कंपनी ने कहा है। तो ये पूरा वीडियो था। आई होप कि हर एक पहलू जो है, हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट रिक्वायर्ड वाइल रजिस्टरिंग अ पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी होती है ना, पब्लिक मतलब जो मैंने आपको बताया शेयर मार्केट पर लिस्ट होने जा रही है, ठीक है। तो ये जो पब्लिक कंपनी है उसमें कितने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए उसको रजिस्टर करने के लिए, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।